देश भर में गर्मी ने इस बार अप्रैल की शुरुआत से ही रिकॉर्ड तोड़ दिया है। दिल्ली समेत 5 राज्यों के 21 शहरों में तापमान 42 डिग्री सेल्सियस से ऊपर दर्ज किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 3 दिनों तक राजधानी दिल्ली को भीषण गर्मी से जूझना पड़ेगा। दिल्ली के अलावा राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो, गुजरात हो और उड़ीसा के कई हिस्सों में लू की स्थिति बनी हुई है। मौसम विभाग का कहना है कि हवा की रफ्तार में गिरावट के कारण तापमान और अधिक महसूस हो सकता है। इसके साथ ही मौसम विभाग ने दिल्ली में 8 अप्रैल तक हीट वेव का येलो अलर्ट जारी किया है और ऐसा अनुमान है कि इस दौरान दिल्ली एनसीआर का अधिकतम तापमान 38 डिग्री से लेकर 40 से 41 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। और आने वाले दिनों को लेकर मौसम विभाग ने तापमान के बढ़ने की चेतावनी जारी की है। दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में फरवरी महीने से ही मौसम में तल्खी देखने को मिल रही थी। गर्मी का सितम यह है कि लोगों के दिन चढ़ने के साथ ही घरों से बाहर निकलने में परहेज करने लगे हैं। मौसम विभाग ने दिल्ली, राजस्थान, गुजरात, पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में 5 दिनों तक हीट वेव का अलर्ट जारी कर दिया है। इसी के साथ ही मौसम विभाग ने पूर्वोत्तर के कई राज्यों और पहाड़ी इलाकों में 6 से 10 अप्रैल के बीच बारिश की संभावना भी जताई है। दिल्ली में आज यानी रविवार से लेकर सोमवार को भी अधिकतम तापमान 42 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस रहने की उम्मीद है। आज की अगर बात की जाए तो आज दिल्ली में अधिकतम तापमान 41 और न्यूनतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। फिलहाल आपको बता दें कि दिल्ली में अगले 4 से 5 दिनों में गर्मी से कोई भी राहत मिलती नजर नहीं आ रही है। इसके साथ ही मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में लू का अलर्ट जारी किया है। पश्चिम बंगाल से रामनवमी में हिंसा की खबरें सामने आ रही हैं। बता दें कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और सांसद डॉक्टर सुकांत मजूमदार ने देर रात दावा किया है कि शोभा यात्रा में हमला किया गया और उन्होंने कहा कि कोलकाता के पार्क सर्कस 7 पॉइंट इलाके में ये हमला हुआ है। मजूमदार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर हमले का वीडियो भी शेयर किया है। उन्होंने वीडियो शेयर करते हुए लिखा है कि रामनवमी जुलूस के वापस लौटने पर पार्क के इलाकों में हिंदू श्रद्धालुओं पर बर्बरता हमला हुआ है और साथ ही भगवा झंडे ले जाने के कारण वाहनों पर पत्थर बरसाए गए हैं। इसके साथ ही विंडो भी तोड़ी गई है, अराजकता फैलाई गई है, शोभा यात्रा को टारगेट किया गया है। पुलिस का भी यही कहना है। इसके साथ ही पोस्ट को कोलकाता पुलिस को टारगेट किया गया है। इसके साथ ही ये सोशल मीडिया पर उन्होंने प्लेटफॉर्म पर लिखा है और इसके साथ ही कोलकाता के सांसद ने बड़ा हमला बोला है। इसके साथ ही पुलिस को भी उन्होंने टैग किया है। मजूमदार ने आगे लिखा है कि निर्दोष हिंदुओं की रक्षा के लिए एक भी कदम नहीं उठाया गया है, ये कायरतापूर्ण काम है। रामनवमी के दौरान एकजुट बंगाली हिंदुओं को दहाड़ ने व्यवस्था को हिला दिया है। ममता की लाडली शांति विहीन शांतिपूर्ण नहीं है, वो घबराए हुए हैं और साथ ही डरे हुए हैं। ये जान ले कि ये तो बस शुरुआत है। हम कोलकाता से वादा करते हैं कि अगले साल पार्क सर्कस से और भी बड़ा और जोरदार रामनवमी जुलूस निकलेगा। वहीं पुलिस वाले जो अब चुप हैं वो हम पर फूल बरसाएंगे। इधर पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने राज्य में रामनवमी पर्व पर शांति सुनिश्चित करने के लिए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की सरकार को रविवार की सराहना की। इसके साथ ही बोस ने कहा है कि इस वर्ष रामनवमी के उत्सव के दौरान राजनीतिक कीचड़ उछालना और हिंसा के पहले का अनुभव अब की बार बीती बार प्रतीक हुआ है। बॉलीवुड के सुपरस्टार और बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति के सदस्य मिथुन चक्रवर्ती ने बीते दिनों रामनवमी के मौके पर एक जोरदार राजनीतिक बयान दे दिया है। वह पश्चिम बंगाल के बरसाता उत्तर 24 परगना के एक धार्मिक जुलूस में शामिल हुए थे और इस दौरान मिथुन ने कहा कि अगर पश्चिम बंगाल में 9% हिंदू मतदाता जो अक्सर मतदान नहीं करते हैं आगे आकर बीजेपी को अपना समर्थन देंगे तो राज्य में राम राज्य की स्थापना हो सकती है, जो एक आदर्श राज्य शासन की परिभाषा है। इसके साथ ही मिथुन इस आयोजन में बीजेपी के राज्य अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार के साथ मौजूद थे। जुलूस के दौरान रिपोर्टरों से बात करते हुए मिथुन ने बंगाल में हिंदुओं के राजनीतिक भविष्य को लेकर चिंता व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि लगभग 9% हिंदू मतदाता चुनाव में भाग नहीं लेते और उन्हें आगामी राज्य विधानसभा चुनाव में अपनी वोट की ताकत दिखाने की अपील की है और यह पहली बार नहीं है जब मिथुन ने इस मुद्दे पर अपनी आवाज उठाई है। इससे पहले भी उन्होंने
बैराकपुर में भी इसी प्रकार की चिंताएं व्यक्त की थी। मिथुन ने चेतावनी दी कि अगर बीजेपी साल 2026 के राज्य चुनाव में जीत हासिल करने में असफल रही तो बंगाल के हिंदुओं को वही स्थिति झेलनी पड़ सकती है जो बांग्लादेश में बंगाली हिंदुओं को झेलनी पड़ी। उन्होंने कहा कि अगर हम जीत नहीं पाए तो बंगाल में हिंदुओं के लिए स्थिति और भी कठिन हो सकती है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के बिहार दौरे को लेकर सियासत तेज हो गई है। बता दें कि बिहार पहुंचने के बाद से कांग्रेस की यात्रा में वो शामिल होंगे। इससे पहले ही केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी प्रायश्चित करने के लिए धाम चल रहे हैं। गोबर बालू खाकर गंगा जी से माफी मांगे और प्रायश्चित करें। व्हाइट कलर शर्ट पहनने के भ्रम पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके साथ ही लेकिन लोग ये जानते हैं कि 60 साल से कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। मोदी तो देश को 10 साल में 5वें स्थान पर ले गए हैं। 10 साल में 4.5 करोड़ इंदिरा आवास बनाकर गरीबों को घर दिया, शौचालय दिया, बिजली दिया, अनाज दिया, गैस का कनेक्शन दिया। नरेंद्र मोदी ने सब किया। इसके साथ ही बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज बिहार दौरे पर है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी बिहार पहुंचते ही सबसे पहले बेगूसराय जाएंगे और कांग्रेस की पलायन रोको नौकरी दो यात्रा में शामिल होंगे। बिहार में चुनावी आगाज होने वाला है। इसके साथ ही राहुल गांधी ने अपनी यात्रा से पहले एक वीडियो भी शेयर किया था और इस वीडियो में बेगूसराय पहुंचने की जानकारी देने के साथ ही उन्होंने लोगों से व्हाइट टी शर्ट पहनकर यात्रा में शामिल होने की अपील की थी। वहीं अपने वीडियो में राहुल गांधी ने युवाओं को विशेष तौर पर मैसेज दिया था कि हम लोगों को अपनी यात्रा के माध्यम से बिहार सरकार पर प्रेशर डालना है। यानी यह तो साफ तौर पर जाहिर है कि राहुल गांधी बिहार के बेगूसराय जिले से युवाओं को बड़ा मैसेज देने वाले हैं। फिलहाल बता दें कि बिहार में इसी साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जिसको लेकर सभी पार्टियों ने पूरी तरह से कमर कस ली है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ लगाने की घोषणा के बाद से अब दुनिया के 50 से ज्यादा देशों ने अमेरिका से संपर्क किया है ताकि व्यापार को लेकर बातचीत शुरू की जा सके। इसके साथ ही इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू आज व्हाइट हाउस पहुंचने वाले हैं, जहां वो इस नए टैरिफ पर चर्चा करेंगे। जापान भी जल्द ही राष्ट्रपति ट्रंप से संपर्क करने वाला है। ताइवान के राष्ट्रपति ने कहा है कि बातचीत के लिए तैयार हैं और शून्य टैरिफ को आधार बनाकर व्यापार में आने वाली रुकावटों को दूर करेंगे। इसके साथ ही उन्होंने ये भी वादा किया है कि ताइवान की कंपनियां अमेरिका में अपना निवेश बढ़ाएगी। अमेरिका की राष्ट्रीय आर्थिक परिषद के निर्देशक ने ट्रंप की टैरिफ नीति का बचाव किया और उसे सही ठहराया है। पत्रकारों से बात करते हुए ट्रंप ने कहा है कि उन्हें शेयर बाजार में आई बड़ी गिरावट की चिंता नहीं है। अब तक अमेरिकी शेयर बाजार में लगभग 6 ट्रिलियन डॉलर का नुकसान हो चुका है, लेकिन ट्रंप ने इसे लेकर कोई चिंता नहीं जताई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि मैं नहीं चाहता कि कोई परेशानी हो, लेकिन कभी कभी किसी चीज को ठीक करने के लिए दवा लेनी पड़ती है। ट्रंप ने कहा है कि उन्हें वीकेंड के दौरान यूरोप और एशिया के नेताओं से बात की है। ये नेता कोशिश कर रहे हैं कि ट्रंप इस हफ्ते लागू होने वाले टैरिफ को 50% तक कम कर दे। ट्रंप ने साफ कह दिया है कि वो अब बातचीत करना चाहते हैं, लेकिन जब तक वो हमें हर साल बहुत सारे पैसे नहीं देते तब तक कोई भी बातचीत नहीं होगी। पिछले हफ्ते ट्रंप की टैरिफ नीति की घोषणा से दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाएं हिल गई है। चीन ने भी जवाब में टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया है, जिससे वैश्विक स्तर पर व्यापार युद्ध और मंदी का खतरा बढ़ गया है। पिछले हफ्ते ट्रंप की टैरिफ घोषणा ने दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं को हिलाकर रख दिया था। चीन ने भी जवाब में अपने टैरिफ लगा दिया है, जिससे ग्लोबल व्यापार युद्ध और आर्थिक मंदी की आशंका अब बढ़ गई है और अब निवेशकों और राजनेताओं को समझ नहीं आ रहा है कि ट्रंप के टैरिफ लंबे समय तक रहेगा या फिर किसी नई व्यवस्था का हिस्सा है, या फिर ये दूसरे रियायतों ले जाने के लिए ये नई चाल चल रहे हैं। चेन्नई सुपर किंग और दिल्ली कैपिटल के बीच हुए मैच के बाद से महेंद्र सिंह धोनी के संन्यास लेने की अटकलें तेजी से फैल रही है। 43 साल के धोनी के संन्यास को लेकर पहले भी कई बार बातें हो चुकी हैं, लेकिन इस बार उनकी बल्लेबाजी में गिरावट को देखते हुए कई लोगों को लग रहा है कि खिलाड़ी के तौर पर ये उनका आखिरी सीजन हो सकता है। हालांकि एक पॉडकास्ट में धोनी ने अपनी बात साफ कर दी है। उन्होंने संन्यास की सभी अफवाहों पर विराम लगा दिया है। धोनी ने कहा है कि वो अभी अपने कैरियर को आगे बढ़ाने के बारे में कोई फैसला नहीं लेने वाले हैं। महेंद्र सिंह धोनी ने पॉडकास्ट में कहा है कि मैं अभी भी IPL खेल रहा हूं और एक साल में एक बार खेलता हूं। मैं 43 साल का हूं और इस IPL सीजन के अंत तक जुलाई में 44 साल का हो जाऊंगा। इसलिए मेरे पास यहाँ तक तय करने के लिए 10 महीने हैं कि मैं एक और साल खेलना चाहता हूं या नहीं।
यह मैं तय नहीं करूंगा, ये मेरा शरीर तय करेगा कि आप खेल सकते हैं या नहीं। आईपीएल 2025 सीजन की शुरुआत से ही धोनी ने अपने विकेट कीपिंग और साथ ही फिटनेस से सभी को प्रभावित किया है। उन्होंने मुंबई इंडियंस के खिलाफ मैच में सूर्य कुमार यादव को स्टंप किया था। इसके साथ ही आरसीबी के खिलाफ मैच में भी उन्होंने एक स्टंपिंग की थी। हालांकि धोनी के बल्ले से पहले जैसे रन नहीं निकल रहे हैं। दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ मैच में धोनी ने 26 गेंदों में से सिर्फ 30 रन बनाए थे। वहीं 11वें ओवर में उतरकर अंत तक नबाद रहे। इसके साथ ही सुपर किंग की अगर बात की जाए तो 50 रनों में हार का सामना करना पड़ा था। चेन्नई सुपर किंग ने मुंबई इंडियंस को हराकर अपने आईपीएल 2025 सीजन की शुरुआत की थी, लेकिन उसके बाद से टीम लगातार 3 मुकाबले हार चुकी है। 5 बार की विजेता टीम 2 पॉइंट के साथ टेबल में 9वें नंबर पर रही। अगर टीम की टॉप 4 में फिनिशिंग करके प्लेऑफ में पहुंचना है तो आने वाले मैचों में अपने खेलों में काफी सुधार करना पड़ेगा। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री इन दिनों अपनी 12 दिवसीय महाराष्ट्र यात्रा पर है। संतों महात्माओं की भूमि महाराष्ट्र की मुंबई में उनकी यात्रा जारी है और इस 12 दिवसीय कार्यक्रम में बाबा बागेश्वर 8 से 10 अप्रैल तक मुंबई में महाराष्ट्र वासियों की श्रीमद् भागवत कथा का रसपान कराएंगे। पहले दिन श्रीमद् भागवत कथा विराम के बाद से बागेश्वर महाराज ने कथा परिषद में मौजूदा इंडियन कॉरपोरेशन के गोदाम में बने निवास में कुछ समय रुकने की बात की है। वहीं मौजूदा सेवादारों और सुरक्षा में तैनात महाराष्ट्र पुलिस के साथ क्रिकेट मैच खेला। बाबा बागेश्वर का क्रिकेट खेलने का अवतार भी अब सामने आया है। सभी सेवादारों और बागेश्वर महाराज की वायु सुरक्षा में तैनात सुरक्षा कर्मियों ने भी इस क्रिकेट मैच में भाग लिया। एक टीम में महाराष्ट्र पुलिस और निवासी सेवादार थे और दूसरी टीम में मध्य प्रदेश टीम से बागेश्वर महाराज, उनके सुरक्षाकर्मी और सेवादार थे। दोनों टीमों में 9 खिलाड़ी थे और मैच 6-6 ओवर का रखा गया था। इससे पहले बल्लेबाजी महाराष्ट्र की टीम ने की थी। मध्य प्रदेश टीम से प्रथम ओवर बागेश्वर महाराज ने डाला, जिसके बाद से 9 रन बना दिए और साथ ही 1 विकेट भी लिया। टीम ने 3 ओवर में कुल 30 रन बनाए और चौथे ओवर में बागेश्वर महाराज ने गेंदबाजी की और 6 बल्लों में 3 रन देकर 3 विकेट झटके। इसके साथ ही महाराष्ट्र टीम ने 6 ओवर में कुल 48 रन बनाए और मध्य प्रदेश को यह लक्ष्य दिया। मध्य प्रदेश टीम की ओर से ओपनिंग करने के लिए बागेश्वर महाराज और सेवादार सत्या शुक्ला ने 38 रनों की साझेदारी की। 5वें ओवर की गेंदबाजी पर बागेश्वर महाराज रन आउट हो गए। इसके साथ ही ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।